My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Desh Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर देश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कुछ कक्षाओं से, पिछले कुछ वीडियोज के द्वारा हम सभी लोग एजुकेशन इन बुद्धिस्टिक पीरियड और एजुकेशन इन बुद्धिस्टिक एरा की चर्चा कर रहे हैं, अर्थात बौद्ध युग या बौद्ध काल में जो शिक्षा प्रणाली थी उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और उसी के अंतर्गत आज की क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग देखेंगे कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में जो बौद्धकालीन शिक्षा थी उसका करिकुलम कैसा था, उसका पाठचर्या या पाठ्यक्रम कैसा था, और उस समय जो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली थी उसमें उस समय सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टडी अर्थात अध्ययन के विषय कौन कौन थे, इसके बारे में हम सभी लोग आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो करिकुलम ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन या बौद्ध शिक्षा का पाठ्यक्रम। प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में जब हम सभी लोगों ने एम्स ऑफ एजुकेशन ऑफ बुद्धिस्टिक इरा और या जो बुद्धिस्टिक इरा या बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के जो एम्स थे या फिर जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन थे, जो शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य, प्रमुख उद्देश्य थे प्रिय विद्यार्थियों, उसके बारे में जो हम लोगों ने चर्चा किया था, तो हम लोगों ने देखा था कि जो प्रमुख एम था, जो प्रमुख उद्देश्य था एजुकेशन का, दैट वाज निर्वाण की प्राप्ति करना और अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा। तो प्रिय विद्यार्थियों, उस उद्देश्य के आधार पर हम सभी लोग ये कह सकते हैं कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली जो थी वह मूलतः किस पर बल देती थी? निवृत्त पर बल देती थी। तो निवृत्त पर बल देने के कारण बौद्ध शिक्षा क्या हो गई? मूलतः निवृत्त प्रधान हो गई। अर्थात जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी, जो बौद्ध शिक्षा थी प्रिय विद्यार्थियों, क्या थी? मूलतः निवृत्त प्रधान थी। अर्थात यहाँ पे निवृत्त पर अधिक बल दिया जाता था और इसीलिए बौद्ध शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो था वो क्या था? मानव जीवन के दौरान ही निर्वाण की प्राप्ति करना, अर्थात अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा जो था वो बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था। अर्थात जो बौद्ध शिक्षा की प्रणाली थी या बौद्ध शिक्षा जो थी वो किस पर प्रधान थी? वह निवृत्त प्रधान थी, निवृत्त पर बल देती थी। इसीलिए प्रिय विद्यार्थियों, जो बौद्ध शिक्षा थी, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बौद्ध धर्म के ज्ञान का बोलबाला रहा। जो बौद्ध शिक्षा में सबसे अधिक जो बोलबाला था, जो सबसे अधिक डोमिनेंसी थी प्रिय विद्यार्थियों, प्राथमिकता दी गई उस किस पर दी गई? बौद्ध धर्म के ज्ञान पे। बौद्ध धर्म के ज्ञान पर ही आधारित शिक्षा जो है बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रदान की जाती थी और बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन की शिक्षा के द्वारा ही बालकों को निवृत्ति के लिए या फिर निर्वाण की प्राप्ति के लिए तैयार किया जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, जो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की जो शिक्षा थी वो, यदि उसके हम ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्यों की बात करें तो बौद्ध दार्शनिकों के अनुसार शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य थे या ऑब्जेक्टिव्स थे। टू मेन ऑब्जेक्टिव्स थे या टू मेन एम्स थे। तो शिक्षा के उद्देश्यों को हम दो कैटेगरीज में या दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। द फर्स्ट वन प्रिय विद्यार्थियों, जो पहला था दैट वाज लौकिक और सांसारिक शिक्षा के उद्देश्य, एंड द सेकेंड वन इज आध्यात्मिक या पारमार्थिक शिक्षा के उद्देश्य। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि जो लौकिक या सांसारिक शिक्षा के उद्देश्य थे वो किससे जुड़े हुए थे? सांसारिक या लौकिक जो
शिक्षा के लिए जो लौकिक या सांसारिक जीवन जीने के लिए जिन कौशलों या जिन शिक्षा की आवश्यकता होती थी उसको जो है इस शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता। तो द सेकेंड वन इज आध्यात्मिक या पारमार्थिक शिक्षा के उद्देश्य। तो इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन की शिक्षा विद्यार्थियों को प्रदान की जाती थी जिससे कि वे निर्वाण की प्राप्ति कर सकें। तो इस तरह से बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन या एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करें तो उस एम्स ऑफ एजुकेशन को दो प्रमुख वर्गों में या दो प्रमुख कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज लौकिक या सांसारिक शिक्षा के उद्देश्य, द सेकेंड वन इज आध्यात्मिक या पारमार्थिक शिक्षा के उद्देश्य। फिर विद्यार्थियों सबसे पहले हम लौकिक या सांसारिक शिक्षा के उद्देश्य की बात करते हैं तो नाम से स्पष्ट है कि जो सांसारिक जीवन में जिन कौशलों की आवश्यकता होती है, जिन गुणों की या जिन शिक्षा की आवश्यकता होगी उन गुणों, उन शिक्षा, उस प्रकार की शिक्षा, उन कौशलों का विकास करना ही लौकिक या सांसारिक शिक्षा के उद्देश्य का प्रमुख उद्देश्य होता था। और इसी उद्देश्य के तहत विद्यार्थियों लौकिक उद्देश्य के अंतर्गत बालकों के शारीरिक विकास, बालकों के चारित्रिक विकास, बालकों के नैतिक विकास तथा बालकों के आर्थिक विकास पर बल दिया जाता था। फिर विद्यार्थियों लौकिक शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत ही बालकों का शारीरिक विकास पर बल देते थे, उनका अर्थात उनके शारीरिक विकास के लिए जो है कार्यक्रम या उस पर ध्यान दिया जाता था। बालकों के चारित्रिक विकास, बालकों के नैतिक विकास और उसके साथ साथ ही बालकों के आर्थिक विकास पर भी बल दिया जाता था, अर्थात उनके अंदर कुछ ऐसे स्किल्स या कुछ ऐसे हस्तकार, शिल्पकार सिखाए जाते थे उनको जिससे कि वे अपना भरण पोषण और साथ ही साथ अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सकें, उनके ऊपर जो आश्रित हैं उनका भी भरण पोषण कर सकें। इसके लिए उनका आर्थिक विकास भी किया जाता था। तो इस प्रकार से लौकिक उद्देश्य के अंतर्गत बालकों का चारित्रिक विकास, बालकों का शारीरिक विकास, बालकों का नैतिक विकास एवं बालकों का आर्थिक विकास किया जाता था। और इन्हीं लौकिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रिय विद्यार्थियों जो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का करिकुलम था, जो पाठ्यक्रम था या जिसको हम लोग पाठ्यचर्या कहते हैं, तो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की जो पाठ्यचर्या थी उस पाठ्यचर्या में नैतिक जीवन, व्यायाम, भाषा ज्ञान, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, कृषि, पशुपालन एवं वास्तुकला आदि को सम्मिलित किया गया था। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि लौकिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो पाठचर्या बनाई गई थी उस पाठचर्या के अंतर्गत बालकों को नैतिक जीवन के विकास पर बल दिया जाता था या फिर नैतिक जीवन से जुड़े हुए विषय पढ़ाए जाते थे, नैतिकता के बारे में पढ़ाया जाता था, व्यायाम के बारे में पढ़ाया जाता था, व्यायाम एज ए सब्जेक्ट जुड़ा हुआ था, भाषा ज्ञान, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, कृषि, पशुपालन एवं वास्तुकला आदि विषयों को सम्मिलित किया गया था बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के करिकुलम या बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के पाठचर्या में। प्रिय विद्यार्थियों इसी लौकिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही बालकों को विभिन्न प्रकार के शिल्पों की शिक्षा दी जाती थी। तो प्रिय विद्यार्थियों बौद्ध शिक्षा के पाठ्यक्रम में 18 शिल्पों या जिसको हम लोग सिप्पाओं भी कहते थे उस समय, तो 18 शिल्पों या सिप्पाओं को सम्मिलित होने का उल्लेख मिलता है, अर्थात बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालकों को विभिन्न प्रकार के शिल्पों या सिप्पाओं की भी शिक्षा प्रदान की जाती थी जिससे कि उनके अंदर जो है कुछ स्किल से कुछ कौशल का विकास हो जाए और वे जो है जो अपनी आर्थिक आवश्यकता है उस आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति कर सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से 18 शिल्पों के अंतर्गत बौद्ध भिक्षुकों को सिलाई, कताई, बुनाई या अन्य शिल्पों का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। तो इस तरह से विद्यार्थियों जो भिक्षुक होते थे, बौद्ध भिक्षुक, उनको सिलाई का ज्ञान, कताई का ज्ञान, बुनाई का ज्ञान या फिर इसी से संबंधित या इसी तरह के अन्य जो है 18 प्रकार के शिल्पों का प्रशिक्षण दिया जाता था जिससे वे अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और साथ ही साथ उनके ऊपर जो आश्रित हैं माता पिता, बच्चे, पत्नी, उन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इसके लिए जरूरी था कि उनको लौकिक शिक्षा प्रदान की जाए और लौकिक शिक्षा के अंतर्गत उनको कुछ ऐसे शिल्प या कुछ ऐसे स्किल्स, कौशल सिखाया जाए जिससे कि वे सांसारिक जीवन में एडजस्ट कर सकें और अपनी आवश्यकताओं और अपने परिवार या उन पर जो आश्रित हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति वे कर सकें। प्रिय विद्यार्थियों इसी तरह से हम लोग पारमार्थिक उद्देश्य या स्पिरिचुअल
एम्स या स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो पारमार्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठचर्या में या करिकुलम में त्रिपिटक, आप नाम सुने होंगे त्रिपिटक, तो त्रिपिटकों को सम्मिलित किया गया था और साथ ही साथ जो बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन के अध्ययन को भी बढ़ावा दिया जाता था। तो त्रिपिटक, बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन और नैतिक जीवन को पाठचर्या में सम्मिलित किया गया था और इन्हीं के द्वारा बालक का पारमार्थिक उद्देश्य या फिर जो स्पिरिचुअल उद्देश्य या आध्यात्मिक उद्देश्य थी, इन उद्देश्यों की पूर्ति की जाती थी इन त्रिपिटक, धर्म दर्शन और धर्म ग्रंथ या नैतिक जीवन को पाठचर्या में सम्मिलित करके। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग अध्ययन के विषय या सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी की बात करते हैं तो डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर साहब ने सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी या अध्ययन के विषय में अपना एक मत दिया है। उन्होंने कहा कि यद्यपि मठों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा बौद्धों द्वारा आयोजित और संगठित की गई थी, इसके बावजूद अध्ययन के विषयों का स्वरूप न तो पूर्णतया धार्मिक था और न ही पूर्णतया लौकिक था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए कि डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर साहब ने सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टडी के संबंध में अपना जो स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट से यह स्पष्ट है कि लौकिक और धार्मिक दोनों प्रकार के पाठ्यक्रम या सब्जेक्ट्स जो थे पाठ्यक्रम में थे, करिकुलम में थे। उन्होंने कहा कि यद्यपि मठों में प्रदान की जाने वाली जो शिक्षा प्रणाली थी, जिसको हम लोग बौद्ध शिक्षा कहते हैं, वह किसके द्वारा प्रदान की जाती थी? बौद्धों के द्वारा आयोजित की जाती थी, बौद्ध भिक्षुकों के द्वारा प्रदान की जाती थी और यह बौद्ध शिक्षा प्रणाली जो थी वो पूरी तरह से वो जो है एक संगठित शिक्षा प्रणाली थी। इसके बावजूद भी यदि हम लोग टीचिंग सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, अध्ययन के विषयों की बात करते हैं, तो अध्ययन के विषयों का स्वरूप न तो पूर्णतया धार्मिक था और न ही पूर्णतया लौकिक था, अर्थात धार्मिक भी था, लौकिक भी था और दोनों पर बल दिया जाता था, या फिर दूसरे लैंग्वेज में हम कहें कि न तो पूर्णतया धार्मिक था और न ही पूर्णतया लौकिक था। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा में बौद्ध दर्शन की प्रधानता अवश्य थी, पर हिंदू और जैन धर्मों के अध्ययन के प्रति भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता था। ध्यान दीजिए कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म की शिक्षा तो दी ही जाती थी, इसके अलावा हिंदू धर्म या जैन धर्मों के अध्ययन के प्रति भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता था। क्यों ध्यान दिया जाता था प्रिय विद्यार्थियों? क्यों कि जो अन्य धर्मों में अच्छी बातें हैं उनको हम जान सकें और अपने धर्म या अपने दर्शन की तुलना अन्य धर्मों या अन्य दर्शनों से हम कर सकें। इसके लिए बौद्ध शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम में पाठचर्या के अंतर्गत जो है बौद्ध दर्शन की प्रधानता के साथ साथ या बौद्ध दर्शन के साथ साथ ही हिंदू और जैन धर्मों के अध्ययन के प्रति भी पर्याप्त ध्यान दिया गया था, अर्थात उसको भी सम्मिलित किया गया था। प्रिय विद्यार्थियों, बौद्ध शिक्षा केवल धर्म, दर्शन और तर्क शास्त्र तक ही सीमित नहीं थी, वरन संस्कृत साहित्य, न्याय शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी, जिससे कि जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, वे नागरिकों के रूप में राज्य और समाज के लिए उपयोगी बनकर उनकी सेवा कर सकें। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए जो शिक्षा का उद्देश्य होता है, एम्स ऑफ एजुकेशन होता है, उसमें एक यह भी उद्देश्य होता है कि जो हमारे छात्र हैं, विद्यार्थी में समाज के लिए एक उपयोगी नागरिक बन करके उभरें, एक उपयोगी नागरिक बने, एक ऐसे नागरिक बने जो कि समाज की सेवा कर सकें, राष्ट्र की सेवा कर सकें। इसीलिए जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली का जो पाठचर्या था, करिकुलम था, उस करिकुलम में जो बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन के अलावा, तर्कशास्त्र के अलावा भी अन्य विषय पढ़ाए जाते थे। अन्य सब्जेक्ट्स जो है उस करिकुलम में या पाठचर्या में सम्मिलित किए गए थे, जैसे संस्कृत साहित्य का अध्ययन, न्याय शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र या अन्य जो भी विषय होते हैं, उन सभी विषयों को भी सम्मिलित किया गया था धर्म, दर्शन और तर्कशास्त्र के अलावा, जिससे कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके और बालक एक अच्छा नागरिक बन सके, एक ऐसा नागरिक बन करके बौद्ध मठ या बौद्ध विहार से समाज में जाए, जिससे कि वहाँ पे एक जिम्मेदारी भरा जो है नागरिक हो, एक ऐसा नागरिक हो जो राज्य और समाज के लिए उपयोगी हो, राज्य और समाज की सेवा करने के लिए तत्पर हो। एक ऐसे नागरिक का विकास करने के उद्देश्य से प्रिय विद्यार्थियों बौद्ध धर्म, दर्शन और तर्कशास्त्र के अलावा संस्कृत साहित्य, न्याय शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि विषयों को भी शिक्षा में सम्मिलित किया। बौद्ध काल में अधिकांश सामनेर या श्रमण बौद्ध धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते थे। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि सामनेर या श्रमण किसको कहते हैं? वे विद्यार्थी या वे छात्र या जिनका जो है पबज्जा संस्कार हो जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, उन पबज्जा संस्कार के उपरांत बालक को सामनेर या श्रमण
कहा जाता था। तो सामनेर या श्रमण जो होते थे प्रिय विद्यार्थियों, वे बौद्ध धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते थे। तो सामनेर या श्रमण बौद्ध धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते थे, परंतु उस समय जीवन उपयोगी शिक्षा का भी अभाव नहीं था। अर्थात बौद्ध धर्म शास्त्रों, बौद्ध धर्म का अध्ययन, बौद्ध धर्म शास्त्र, जो बौद्ध फिलॉसफी, बुद्धिस्टिक फिलॉसफी है, उसका अध्ययन, इन सब का अध्ययन करने के अलावा ही बालक जो है जीवन उपयोगी शिक्षा भी ग्रहण करते थे, क्योंकि जीवन उपयोगी शिक्षा को भी पाठ्यचर्या में या करिकुलम में सम्मिलित किया गया था। प्रिय विद्यार्थियों, जो मौर्य काल था या गुप्त काल था, मौर्य काल या गुप्त काल का नाम आप सभी लोग सुने होंगे, तो भारतवर्ष के स्वर्ण युग के नाम से मौर्य काल और गुप्त काल को जाना जाता है। और ये वही पीरियड है, कौन सा, बौद्ध कालीन शिक्षा का पीरियड है, या बौद्ध मौर्य काल और गुप्त काल के समय में जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी वो अपने चरम पर थी, और भारतवर्ष को उस समय स्वर्ण युग के नाम से उस काल को या उस समय को मौर्य काल या गुप्त काल को पुकारा जाता है, कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, मौर्य काल या गुप्त काल की बात करें तो इन कालों में या इन समय में जो है जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी उसके अंतर्गत साहित्य, दर्शन, कला, व्यापार, कृषि, सैनिक आदि क्षेत्रों में भारत अपने सर्वोच्च शिखर पर आसीन था। ध्यान दीजिए, साहित्य की शिक्षा हो या दर्शन की शिक्षा हो या कला की शिक्षा हो, व्यापार, कृषि, सैनिक आदि जो भी शिक्षा हो, उन सभी क्षेत्रों में जो है भारत अपने सर्वोच्च शिखर पर आसीन था। अर्थात जो है जीवन बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन की शिक्षा के साथ साथ ही जो जीवन उपयोगी शिक्षा होती थी, वे शिक्षा भी विद्यार्थियों को प्रदान की जाती थी बौद्ध शिक्षा प्रणाली में। प्रिय विद्यार्थियों, अतः बौद्ध काल में धार्मिक व आध्यात्मिक शिक्षा इसके सभी स्तरों पर अनिवार्य रूप से प्रदान की जाती थी। चूंकि जीवन का जो प्रमुख उद्देश्य था, शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था वो निर्वाण की प्राप्ति थी, इसीलिए धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा को जो शिक्षा के स्तर होते हैं, चाहे प्राइमरी हो चाहे हायर लेवल हो, तो प्राथमिक स्तर पर या उच्च स्तर पर सभी स्तरों पर अनिवार्य रूप से बालकों को धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। प्रिय विद्यार्थियों, जो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य था बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत या बौद्ध युग में, वो था निर्वाण की प्राप्ति। तो जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हेतु भी धार्मिक शिक्षा को ही प्रमुख आधार बनाया गया था। यह माना जा रहा था कि यदि आपको निर्वाण की प्राप्ति करना है, अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा के लिए आपको जो बौद्ध धर्म है, जो बौद्ध धर्म की शिक्षा है या धार्मिक शिक्षा है, इसी धार्मिक शिक्षा को प्रमुख आधार बना करके आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। अर्थात धार्मिक शिक्षा के द्वारा निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है, जिसको कि उस समय जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य समझा जाता था या माना जाता था। तो इसीलिए प्रिय विद्यार्थियों, जो करिकुलम था उस करिकुलम के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत गौतम बुद्ध के उपदेशों, धर्मशास्त्र और बौद्ध धर्म का जो 3 ग्रंथ है प्रिय विद्यार्थियों, जिसको हम लोग त्रिपिटक कहते हैं, तो विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक को अध्ययन के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया था। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों की धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत जो भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध के उपदेश होते थे, जो धर्मशास्त्र और बौद्ध धर्म के जो 3 ग्रंथ हैं, जिसको हम लोग त्रिपिटक कहते हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, इन सभी को जो है धार्मिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था, करिकुलम था, स्पिरिचुअल एजुकेशन का जो एम्स था, ऑब्जेक्टिव्स था, उसकी पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम में या करिकुलम में सम्मिलित किया गया था। प्रिय विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म की शिक्षा के पाठ्यक्रम में नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, समाज शास्त्र को विशेष महत्व दिया जाता था, और उसी के साथ साथ वेदों की शिक्षा, उपनिषदों की शिक्षा, पुराण की शिक्षा, ज्योतिष की शिक्षा, व्याकरण की शिक्षा, सांख्य योग आदि अन्य विषयों की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। तो कहने का अभिप्राय है कि बौद्ध धर्म या बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड या बौद्ध फिलॉसफी, बौद्ध के दर्शन से संबंधित या गौतम बुद्ध के उपदेशों से संबंधित नीति शास्त्र और समाज शास्त्र को तो विशेष महत्व दिया ही जाता था। उसके अलावा भी वेदों की शिक्षा, उपनिषदों की शिक्षा, पुराण की शिक्षा, ज्योतिष की शिक्षा, वेद, उपनिषद, पुराण, ज्योतिष, व्याकरण, सांख्य योग आदि विषयों को भी सम्मिलित किया गया था बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की शिक्षा के अंतर्गत। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग बौद्ध काल की शिक्षा प्रणाली को 2 भागों में विभक्त करना चाहे तो ये 2 भाग हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम लोग प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, और सेकेंड वन इज जो है उसको हम लोग हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा कहते हैं। तो इस तरह से वास्तव में जो बौद्ध काल में शिक्षा प्रणाली थी, उस शिक्षा प्रणाली को हम लोग 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन, दैट इज प्रारंभिक शिक्षा। द सेकेंड वन इज हायर एजुकेशन या
उच्च शिक्षा। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइमरी एजुकेशन या प्रारंभिक शिक्षा की। तो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत लिखना, पढ़ना तथा साधारण या सामान्य गणित सिखाया जाता था। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो प्राइमरी एजुकेशन या प्रारंभिक शिक्षा होता था, इसके अंतर्गत बालक को लिखने पढ़ने की शिक्षा और साधारण या सामान्य गणित की शिक्षा दी जाती थी। अर्थात बालक को लिखना सिखाया जाता था, पढ़ना सिखाया जाता था और साथ ही साथ सामान्य गणित भी सिखाया जाता था प्रारंभिक शिक्षा या प्राइमरी एजुकेशन के दौरान। और उसी के साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, भाषा के ज्ञान हेतु बालकों को सिद्धरस्त नामक पुस्तक को भी पढ़ाया जाता था। तो इसके बारे में भी हम लोग पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत भाषा के ज्ञान हेतु बालक को सिद्धरस्त नामक पुस्तक पढ़ाया जाता था। और इसी के साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत बालकों को कृषि की शिक्षा, पशुपालन की शिक्षा, वाणिज्य या व्यवसाय की शिक्षा तथा चिकित्सा और अन्य विषयों की शिक्षा का भी प्रावधान था। अर्थात जो करिकुलम था, जो पाठचर्या था, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत बालकों को कृषि की शिक्षा या पशुपालन की शिक्षा या वाणिज्य या व्यवसाय की शिक्षा, चिकित्सा आदि विषयों की शिक्षा भी उस करिकुलम या पाठ्यक्रम में सम्मिलित होता था बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के शिक्षा के अंतर्गत। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से लौकिक शिक्षा पर भी बल दिया जाता था। प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही, प्राथमिक शिक्षा के दौरान ही लौकिक शिक्षा पर भी बल दिया जाता था और साथ ही साथ जो सांसारिक शिक्षा है या फिर उस पर भी बल दिया जाता था। और उसके साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा या स्पिरिचुअल एजुकेशन पर भी बल दिया जाता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, उच्च शिक्षा के अंतर्गत बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म, आयुर्वेद, सैन्य शिक्षा का सामान्य ज्ञान देने के बाद विशिष्ट शिक्षा प्रारंभ की जाती थी। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों कि हायर एजुकेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो हायर एजुकेशन में विद्यार्थियों को सबसे पहले बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद सैन्य शिक्षा प्रदान की जाती थी। इनका सामान्य ज्ञान दिया जाता था और उसके बाद जो है विशिष्ट शिक्षा प्रारंभ की जाती थी। और प्रिय विद्यार्थियों, हायर एजुकेशन के अंतर्गत ही कुछ शिल्पियों के द्वारा शिल्पों की शिक्षा का भी विधान था। जो शिल्पी होते थे, शिल्पी जो है कुछ शिल्पों की शिक्षा जो है विद्यालय में आकर के विद्यार्थियों को या बौद्ध मठ, बौद्ध विहार में, बौद्ध संघाराम में आकर के विद्यार्थियों को प्रदान करते थे, शिल्पों के बारे में उनको सिखाते थे। प्रिय विद्यार्थियों, विशिष्ट शिक्षा की पाठचर्या के अंतर्गत पाली, प्राकृत और संस्कृत भाषा तथा इन भाषाओं के व्याकरण एवं साहित्य पर बल दिया गया था। अर्थात पाठचर्या के अंतर्गत पाली विषय को, प्राकृतिक विषय को सम्मिलित किया गया था, संस्कृत भाषा को सम्मिलित किया गया था और इन भाषाओं के व्याकरण को भी सम्मिलित किया गया था। इन भाषाओं से रिलेटेड जो लिटरेचर या साहित्य होते हैं उनको सम्मिलित किया गया था। खगोल शास्त्र को सम्मिलित किया गया था, नक्षत्र शास्त्र को सम्मिलित किया गया था, न्याय शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और इसी के साथ साथ कला कौशल के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थी ध्यान दीजिए, मूर्तिकला, संगीत, कताई, बुनाई, रंगाई आदि जो है आदि को भी सम्मिलित किया गया था। और इन्हीं के साथ साथ भवन निर्माण विज्ञान या भवन निर्माण की कला, आयुर्विज्ञान, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म, ईश्वर शास्त्र, तर्क, दर्शन, ज्योतिष आदि सभी विषयों क्रियाओं को शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से हम देख सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम या करिकुलम होता था उसमें लगभग सभी बातें, चाहे वो लौकिक शिक्षा के या लौकिक उद्देश्यों से संबंधित हो या फिर जो है वह आध्यात्मिक उद्देश्यों से संबंधित हो, सभी विषयों को सम्मिलित किया गया था। पाली, प्राकृतिक और संस्कृत भाषा तथा इन भाषाओं के व्याकरण, साहित्य, खगोल शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, न्याय शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कला कौशल जिसके मूर्तिकला, संगीत, कताई, बुनाई, रंगाई, भवन निर्माण विज्ञान, आयुर्विज्ञान, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म, ईश्वर शास्त्र, तर्क, दर्शन, ज्योतिष आदि सभी विषयों क्रियाओं की शिक्षा बालकों को या श्रमण को या सिद्ध विहारिका को प्रदान की जाती थी बौद्ध मठों या बौद्ध विहारों में। प्रिय विद्यार्थियों, उसी समय एक अन्य प्रकार की शिक्षा दी जाती थी जिसको मौंग शिक्षा या भिक्षु शिक्षा कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक सामान्य शिक्षा थी और दूसरी थी भिक्षु शिक्षा। भिक्षु शिक्षा क्या थी? ऐसे छात्र या ऐसे बौद्ध भिक्षुक जो आजीवन भिक्षुक बने रहना चाहते थे उनको मौंग एजुकेशन या भिक्षु शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो बौद्धकालीन शिक्षा में भिक्षु शिक्षा या मौंग एजुकेशन का भी प्रावधान था। तो ध्यान दीजिए, मौंग एजुकेशन किसके लिए था? जो आजीवन बौद्ध भिक्षुक बने रहना चाहते थे। भिक्षु शिक्षा या मॉन्क एजुकेशन की अवधि जो सामान्यतः 8 वर्ष की होती थी, में जो भिक्षु बौद्ध धर्म एवं दर्शन का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे केवल उन्हें ही बौद्ध धर्म दर्शन का ज्ञान कराया जाता था। अर्थात
बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत जो भिक्षु शिक्षा प्रदान की जाती थी, भिक्षु शिक्षा के लिए जरूरी था कि वो जो बौद्ध धर्म और दर्शन जो है प्राप्त करने का इच्छुक हो, बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों या बालकों या विद्यार्थियों को ही भिक्षु शिक्षा प्रदान की जाती थी। और ऐसे जो भिक्षुक होते थे वे आजीवन बौद्ध भिक्षुक ही रहते थे। आजीवन बौद्ध भिक्षुक रह करके वे जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से इसके लिए इनकी पाठचर्या में बौद्ध साहित्य, ध्यान दीजिए बौद्ध साहित्य जिसको हम लोग त्रिपिटक कहते हैं, तो विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक को भी रखा गया था। तो जो मॉन्क एजुकेशन था, भिक्षु शिक्षा थी, इस भिक्षु शिक्षा कितने वर्ष की थी? इसकी ड्यूरेशन थी 8 वर्ष। 8 वर्ष के लिए सामान्यतः होती थी। इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन की विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जाती थी। और उसी के साथ साथ बौद्ध धर्म बौद्ध दर्शन का ही ज्ञान नहीं कराया, बल्कि इसके लिए उनको बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन के ज्ञान के लिए पाठचर्या या करिकुलम में त्रिपिटक को सम्मिलित किया गया था। त्रिपिटक से प्राय विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक को है। तो इस तरह से मॉन्क एजुकेशन के अंतर्गत मॉन्क या बौद्ध भिक्षुक को जो बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन होता था उसका डीपली, उसका बड़े गहराई से उनको अध्ययन कराया जाता था, क्योंकि वे आजीवन बौद्ध भिक्षुक रहते थे। और इसके साथ साथ त्रिपिटक के साथ साथ बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन के साथ साथ ही विद्यार्थियों को तुलनात्मक अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए उन्हें अन्य धर्मों और अन्य दर्शनों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। अर्थात प्रिय विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन के साथ साथ ही बालकों को या विद्यार्थियों को या श्रमण को अन्य धर्म और दर्शनों जैसे वैदिक धर्म, जैन धर्म आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिससे कि जो बौद्ध भिक्षुक हैं उन बौद्ध भिक्षुकों के अंतर्गत कंपैरिजन की जो एबिलिटी है, तुलनात्मक अध्ययन की जो प्रवृत्ति है, उस तुलनात्मक अध्ययन की प्रवृत्ति का विकास हो सके। तो तुलनात्मक अध्ययन की प्रवृत्ति का विकास करने के लिए बौद्ध धर्म एवं बौद्ध दर्शन के साथ साथ अन्य धर्म एवं अन्य दर्शनों की शिक्षा भी जो बौद्ध भिक्षुओं को प्रदान की जाती थी। प्रिय विद्यार्थियों, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्रारंभ में लौकिक व धार्मिक शिक्षाएं सभी को प्रदान की जाती थी, परंतु आगे चल करके उच्च शिक्षा स्तर पर लौकिक व धार्मिक शिक्षा में विशेष योग्यता प्राप्त करने का प्रावधान था। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, कहा जा रहा है कि प्रारंभ काल में बौद्ध शिक्षा प्रणाली में लौकिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा सभी के लिए थी, अर्थात सभी लोग जो है लौकिक और धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। तो लौकिक व धार्मिक शिक्षाएं सभी को प्रदान की जाती थी, परंतु आगे चलकर प्रिय विद्यार्थियों जो उच्च शिक्षा स्तर पर लौकिक व धार्मिक शिक्षा में जो विशेष योग्यता रखते थे, उन्हीं को जो है लौकिक व धार्मिक शिक्षा हायर लेवल पर प्रदान की जाती थी। तो इस तरह से बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्रारंभ में लौकिक व धार्मिक शिक्षाएं सभी को प्रदान की जाती थी, परंतु आगे उच्च शिक्षा स्तर पर लौकिक एवं धार्मिक शिक्षा में विशेष योग्यता प्राप्त करने का प्रावधान था। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग चर्चा करेंगे कि जो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली थी उसका जो करिकुलम था, उसका जो पाठ्यक्रम था, उसकी जो पाठचर्या थी, उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली या बौद्ध शिक्षा पाठ्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम लोग जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, बौद्ध शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था वह मुख्य रूप से 2 पार्ट्स में या 2 भागों में डिवाइड था। जो सबसे पहला पार्ट था वो था प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा, जिसको हम लोग एलिमेंट्री एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा भी कहते हैं। दूसरा था हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा। तो इस तरह से बौद्ध शिक्षा का पाठ्यक्रम 2 भागों में विभाजित था, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्रिय विद्यार्थियों, प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सिद्धम नामक 12 नैतिक पाठ लिखना पढ़ना सिखाया जाता। तो जो प्राइमरी एजुकेशन उसमें सिद्धम नामक 12 नैतिक पाठ को पढ़ाया जाता था, बालकों को लिखना और बालकों को पढ़ना सिखाया जाता था। उसी के उपरांत प्रिय विद्यार्थियों, जब बालक जो है इन 12 नैतिक पाठों को सीख लेता था, लिखना सीख लेता था, पढ़ना सीख लेता था, तो उसके तत्पश्चात बौद्ध मठ या बौद्ध विहारों में विद्यार्थी जो होते थे उनको 5 प्रकार की विद्याओं का अध्ययन कराया जाता था। 5 प्रकार की विद्याओं का अध्ययन बालक को प्राइमरी या प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही कराया जाता था। द फर्स्ट वन इज, जिसको हम लोग शब्द विद्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो इस शब्द विद्या के अंतर्गत शब्द निर्माण, व्युत्पत्ति तथा व्याकरण के ज्ञान का समावेश होता था। अर्थात बालकों को शब्द विद्या प्रदान की जाती। तो इस शब्द विद्या के अंतर्गत बालकों को शब्द निर्माण, व्युत्पत्ति, शब्दों की व्युत्पत्ति तथा व्याकरण के ज्ञान का समावेश होता था। तो शब्द निर्माण, व्युत्पत्ति और व्याकरण की शिक्षा जो है शब्द विद्या के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रदान की जाती थी। सेकेंड वन इज शिल्पासन विद्या। शिल्पासन विद्या से प्राय है कि शिल्पों की विद्या। तो इसके अंतर्गत फिर विद्यार्थियों विभिन्न प्रकार के उद्योग तथा कलाओं की शिक्षा प्रदान की जाती थी बौद्ध भिक्षुकों को। तो बौद्ध भिक्षुकों को विभिन्न प्रकार के उद्योगों और कलाओं की शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिससे कि वह अपने सांसारिक जीवन में या लौकिक जीवन में
सफल हो सकें। इसी के साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, चिकित्सा विद्या या फिर मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल एजुकेशन जो होता था, तो मेडिकल एजुकेशन या चिकित्सा विद्या भी विद्यार्थियों को प्रदान की जाती थी। इसके अंतर्गत औषधि विज्ञान, शरीर विज्ञान आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो चिकित्सा विद्या के अंतर्गत क्या क्या शिक्षा प्रदान की जाती थी, जैसे औषध विज्ञान, शरीर विज्ञान, तो इन सब की शिक्षा भी विद्यार्थियों को बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्राइमरी या प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत प्रदान की जाती थी। इसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों, हेतु विद्या से अभिप्राय है तर्कशास्त्र, अर्थात हेतु विद्या अर्थात इसके अंतर्गत तर्कशास्त्र की शिक्षा विद्यार्थियों को प्रदान की जाती थी, तर्कशास्त्र की शिक्षा छात्रों को दी जाती थी। और लास्ट है पांचवा, दैट इज आध्यात्म विद्या। तो आध्यात्म विद्या के अंतर्गत विद्यार्थियों जो बौद्ध दर्शन है, बुद्धिस्टिक फिलोसफी है, जो बौद्ध धर्म है, इन सब की शिक्षा प्रदान की जाती है। अर्थात इसके अंतर्गत बौद्ध दर्शन तथा अन्य दर्शनों की तुलनात्मक शिक्षा प्रदान की जाती थी। जो बौद्ध फिलॉसफी है, बुद्धिस्टिक फिलॉसफी है उसकी, और जो उसके अलावा अन्य फिलॉसफीज हैं, अन्य दर्शन, उनका कंपैरिजन करने की शिक्षा जो है विद्यार्थियों को आध्यात्म विद्या के अंतर्गत प्रदान की जाती थी। फिर विद्यार्थियों, इसके अलावा जो मठ होते थे या बिहार होते थे, तो मठों या बिहारों में व्यायाम तथा खेलकूद का भी प्रावधान था। व्यायाम तथा खेलकूद से विद्यार्थियों बालकों के शारीरिक विकास का, तो बिहारों में व्यायाम तथा खेलकूद का भी प्रावधान था, क्योंकि बुद्ध के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि स्वस्थ विचारों के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध का भी बल था कि बालक या बौद्ध भिक्षुक हेल्दी हो। उन्होंने कहा कि स्वस्थ विचारों के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है, अर्थात किसी भी स्वस्थ मस्तिष्क, जो किसी भी मस्तिष्क में स्वस्थ विचार तभी आएंगे जब वो मस्तिष्क या जो उसके शरीर है क्या होगा, स्वस्थ होगा। जब शरीर स्वस्थ होगा तभी बालक या व्यक्ति के अंदर जो है शुद्ध या फिर स्वस्थ विचार उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार बौद्ध शिक्षा का जो प्रारंभिक पाठ्यक्रम था प्रिय विद्यार्थियों बड़ा ही व्यवहारिक था, अर्थात बौद्ध शिक्षा का पाठ्यक्रम या करिकुलम जो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बहुत ही व्यवहारिक था। प्रिय विद्यार्थियों, अब यदि हम लोग हायर एजुकेशन की बात करते हैं, उच्च शिक्षा की बात करते हैं, तो हायर एजुकेशन का जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम हो, वह बहुत ही विस्तृत था। तो उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम अत्यंत ही विस्तृत था। इसको जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है प्रिय विद्यार्थियों, आध्यात्मिक और सांसारिक। तो आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों प्रकार के पाठ्य विषय पढ़ाने की व्यवस्था बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत थी। आध्यात्मिक विषय स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स की बात यदि हम लोग करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो आध्यात्मिक विषयों के अंतर्गत विद्यार्थियों को सुतंत्र की शिक्षा, विनय की शिक्षा, साहित्य की शिक्षा, धर्म के अतिरिक्त वैदिक धर्म की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी, क्योंकि शास्त्रार्थों के लिए अन्य धर्मों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से आध्यात्मिक विषयों के अंतर्गत विद्यार्थियों को शुद्धंत, विनय, साहित्य और धर्म के अतिरिक्त वैदिक धर्म की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। बौद्ध धर्म की शिक्षा, वैदिक धर्म की शिक्षा, जैन धर्म की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी, क्योंकि शास्त्रार्थ के लिए इन सभी अलग अलग धर्मों की विशेषताओं का पता होना अति आवश्यक था। प्रिय विद्यार्थियों, द सेकेंड वन इज, पहला तो हो गया आध्यात्मिक विषय और दूसरा है सांसारिक विषय। सांसारिक विषयों की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत वे कौशल सिखाए जाते थे, वे बातें सिखाई जाती थी जिससे कि जो बौद्ध भिक्षुक हो वो क्या हो सके, आत्मनिर्भर हो सके। तो भिक्षुकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और सामान्य विद्यार्थियों के लिए सांसारिक विषय पढ़ाए जाते थे। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, भिक्षुकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और सामान्य विद्यार्थियों के लिए सांसारिक विषय पढ़ाए जाते थे। जो बौद्ध भिक्षुक, जो परमानेंट बौद्ध भिक्षुक होते थे, उनको सेल्फ डिपेंड या आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जो सामान्य विद्यार्थी बौद्ध मठ, बौद्ध विहार में आकर के शिक्षा लेते थे, उन सभी को ये सांसारिक विषय पढ़ाए जाते थे। प्रिय विद्यार्थियों, सांसारिक विषय की यदि हम लोग बात करें कि करिकुलम या इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स होते थे, तो सांसारिक विषयों के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों दर्शन शास्त्र की शिक्षा विद्यार्थियों को प्रदान की जाती थी। सांसारिक विषयों के अंतर्गत दर्शन शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, तर्क शास्त्र, नक्षत्र फल, गणन विद्या, खगोल विद्या, औषध विज्ञान, न्याय शास्त्र, राज व्यवस्था, प्रशासन आदि के साथ साथ 18 शिल्पों या 18 शिल्पों की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। इस तरह से विद्यार्थियों सांसारिक विषय का जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, बड़ा ही विस्तृत है। सांसारिक विषयों के अंतर्गत विद्यार्थियों को दर्शन शास्त्र की शिक्षा, अध्यात्म शास्त्र, तर्क शास्त्र, नक्षत्रफल, गणन विद्या, खगोल विद्या, औषध विज्ञान, न्याय शास्त्र, राज व्यवस्था, प्रशासन और इसी के साथ 18 शिल्पों या शिल्पों की भी शिक्षा विद्यार्थियों को प्रदान की जाती थी। तो विद्यार्थियों, ये तो रहा बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के हायर एजुकेशन की बात की, हायर एजुकेशन करिकुलम। तो हायर एजुकेशन करिकुलम की बात करें तो दो प्रमुख विषय होते थे या दो कैटेगरीज होती थी। द फर्स्ट वन इज आध्यात्मिक विषय और सेकेंड वन इज सांसारिक विषय। प्रिय विद्यार्थियों,
अन्य विशेषताओं की यदि हम लोग बात करें, बौद्ध शिक्षा प्रणाली का जो करिकुलम था, जो पाठचर्या था, उसकी विशेषताओं की बात की जाए तो बौद्ध शिक्षा का पाठ्यक्रम एक प्रकार से धर्म प्रधान था, अर्थात यहाँ पे धर्म पर बहुत अधिक बल दिया गया था। बौद्ध शिक्षा का पाठ्यक्रम धर्म प्रधान था। जो बौद्ध धर्म में या बौद्ध विचार, गौतम बुद्ध के जो विचार होते थे या बौद्ध जो दर्शन होता था, उसी के आधार पर विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो इस तरह से बौद्ध शिक्षा का पाठ्यक्रम धर्म प्रधान था। नेक्स्ट वन, इसके आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति है तो बौद्ध शिक्षा के पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य था। ध्यान दीजिए, जो बौद्ध शिक्षा का पाठ्यक्रम था उसको जो मेन एम्स था, मेन एम्स क्या था, जो आध्यात्मिक मूल्य होते हैं उन आध्यात्मिक मूल्य या स्पिरिचुअल वैल्यूज की प्राप्ति करना था। आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति ही बौद्ध शिक्षा के पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य थी। और इसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा का जो माध्यम था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था, वो पाली और प्राकृत भाषाएं थी, क्योंकि उस काल में मातृभाषा के रूप में यही दो भाषाएं प्रचलित थी। जो पाली भाषा है या जो प्राकृतिक भाषा है प्रिय विद्यार्थियों, पाली और प्राकृतिक भाषाओं जो है उस समय मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या शिक्षा का माध्यम हुआ करती थी। तो शिक्षा का माध्यम या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत पाली या प्राकृतिक भाषा हुआ करती थी, क्योंकि उस काल में यही जो दो भाषाएं होती थी, पाली और प्राकृतिक, यही भाषाएं जो है मातृभाषा थी। विद्यार्थियों, इसके अलावा हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा के लिए संस्कृत का अध्ययन भी आवश्यक था, अर्थात पाली और प्राकृतिक विषय के साथ साथ बालक को जो है या विद्यार्थियों को या बौद्ध भिक्षुक को संस्कृत विषय का भी अध्ययन करना आवश्यक होता था। विद्यार्थियों, बौद्ध शिक्षा में वैशेषीकरण का प्रचलन था, अर्थात स्पेशलाइजेशन का प्रचलन था। तो बौद्ध शिक्षा में वैशेषीकरण या स्पेशलाइजेशन का प्रचलन था। छात्र किसी एक विषय में विशेषज्ञता प्राप्त करते थे और शिक्षक भी उसी विषय में विशेषज्ञ होते थे, अर्थात शिक्षक किसी एक विषय का विशेषज्ञ होता था और वह जो है अपने छात्रों को उस विषय में विशेषज्ञता प्रदान करता था, अर्थात उनको स्किल करता था, उनको ट्रेंड करता था। तो इस तरह से बौद्ध शिक्षा में वैशेषीकरण का प्रचलन था। छात्र किसी एक विषय में विशेषज्ञता प्राप्त करता था, शिक्षक भी उसी विषय के विशेषज्ञ हुआ करते थे। विद्यार्थियों, जो विषय का चुनाव होता था, जो सब्जेक्ट्स लेने की बात आती थी, तो विषय का चुनाव विद्यार्थी या छात्र जो होता था वह अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुसार करते थे, अर्थात बालक की योग्यता और बालक की रुचि किसमें है। किसी की योग्यता साइंस पढ़ने में होगी, किसी की गणित पढ़ने में होगी, किसी की कॉमर्स पढ़ने में होगी, किसी की हिस्ट्री पढ़ने में होगी। तो विषयों का चुनाव विद्यार्थी छात्र अपनी योग्यता और अपनी रुचि के अनुसार किया करते थे। प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली की पाठचर्या पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा किया। हम लोगों ने देखा कि पाठचर्या के अंतर्गत अध्ययन के सब्जेक्ट्स कौन कौन थे। हम लोगों ने यह भी देखा कि जो बौद्ध शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें जो है धर्म पर बहुत अधिक बल दिया गया है, धर्म के ज्ञान का बोलबाला है। क्यों? क्योंकि जो प्रमुख बौद्ध शिक्षा प्रणाली का जो प्रमुख उद्देश्य था शिक्षा का, वो था निर्वाण की प्राप्ति करना, अर्थात निवृत्त से मुक्त हो जाना। निवृत्त प्रधान जो शिक्षा थी, उस निवृत्त प्रधान शिक्षा की पूर्ति के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रम में बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन का समावेश किया गया था। हम लोगों ने देखा कि शिक्षा के जो दो उद्देश्य हैं वो लौकिक उद्देश्य या सांसारिक उद्देश्य तथा आध्यात्मिक या पारमार्थिक उद्देश्य। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न विषयों को जो है पाठचर्या में सम्मिलित किया गया था। हम लोगों ने डॉक्टर ए एस अल्तेकर साहब के स्टेटमेंट को भी देखा अध्ययन के विषय के संबंध में, जिसमें उन्होंने कहा कि अध्ययन के विषय का स्वरूप न तो पूर्णतया धार्मिक था और न ही पूर्णतया लौकिक था। और प्रिय विद्यार्थियों, इसका हम लोगों ने यह भी देखा कि जो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक, जिसको हम लोग विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक कहते हैं, इसको भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया था। इसके साथ साथ गौतम बुद्ध के उपदेश, धर्मशास्त्र को भी सम्मिलित किया गया था बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम के अंतर्गत। बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली का को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, प्राइमरी एजुकेशन या प्रारंभिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन या उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो वहाँ सिद्धरस नामक पुस्तक पढ़ाया जाता था और इसके साथ साथ लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वाणिज्य या चिकित्सा आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। बालकों को शिल्पों की भी ज्ञान कराया जाता था, शिल्पों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। उनको विशिष्ट शिक्षा पाठचर्या के अंतर्गत विशिष्ट विषय भी पढ़ाए जाते थे। और इसी तरह से कुछ मॉन्क होते थे जो कि भिक्षु शिक्षा या मॉन्क एजुकेशन प्राप्त करते थे। ऐसे लोग होते थे जो आजीवन बौद्ध भिक्षुक रह करके जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, तो उनको भिक्षु शिक्षा प्रदान की जाती थी। और भिक्षु शिक्षा सामान्यतः 8 वर्ष की होती थी, जिसमें बालकों को या बौद्ध भिक्षुक को बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन का विशिष्ट ज्ञान प्रदान किया जाता था और उन्हें
जो है केवल बौद्ध धर्म और दर्शन का ही ज्ञान नहीं प्राप्त किया जाता था, बल्कि इसके अलावा जो है उनको त्रिपिटक का भी ज्ञान प्रदान किया जाता था और अन्य धर्मों का भी ज्ञान प्रदान किया जाता था, जिससे कि वे तुलना कर सके बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म या जैन धर्म या जैन दर्शन के से कंपैरिजन कर सकें। इसके लिए उनको जो है अन्य धर्मों और अन्य जो दर्शन होते थे इसके बारे में पढ़ाया जाता था। और उसके बाद हम लोगों ने बौद्ध शिक्षा के जो विशेषताएं हैं करिकुलम की, बौद्ध शिक्षा पाठ्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा की, जिसमें हम लोगों ने देखा कि बौद्ध शिक्षा का पाठ्यक्रम प्राइमरी और हायर 2 भागों में विभाजित है। प्राइमरी में सिद्धम नामक 12 नैतिक पाठ पढ़ाए जाते थे, लिखना और पढ़ना सिखाया जाता था। उसके बाद 5 प्रकार की विद्याएं, जिसके अंदर शब्द विद्या, शिल्पासन विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या और आध्यात्म विद्या की शिक्षा प्रदान की जाती थी। और इसके अलावा जो है बालकों को व्यायाम, खेल कूद का भी प्रावधान किया गया था, जिससे कि बालकों का जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट या सर्वांगीण विकास हो सके। और हायर एजुकेशन की बात करिए तो हायर एजुकेशन में जो विषय होते थे, जो सब्जेक्ट्स होते थे, वे उनको दो प्रमुख कैटेगरी में विभाजित किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज आध्यात्मिक विषय एंड सेकंड वन इज सांसारिक विषय। आध्यात्मिक विषय के अंतर्गत सुतंत्र, विनय, साहित्य धर्म के अतिरिक्त वैदिक बौद्ध धर्म के अतिरिक्त जो है वैदिक धर्म की भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। और इसी तरह सांसारिक विषय के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों सांसारिक विषय पढ़ाए जाते थे, जिसके अंतर्गत दर्शन शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, तर्कशास्त्र, नक्षत्रफल, गणन विद्या, खगोल विद्या, औषध विद्या, न्यायशास्त्र, राज व्यवस्था, प्रशासन और उसके साथ साथ 18 शिल्पों की भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। बौद्ध शिक्षा का जो पाठ्यक्रम या करिकुलम था वो पूरी तरह से धर्म प्रधान था। आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति हेतु बौद्ध शिक्षा के पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता था। शिक्षा का माध्यम पाली या प्राकृत भाषाएं होती थी, क्योंकि यही उस समय की मातृभाषा हुआ करती थी। और उसके अलावा हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा के लिए संस्कृत का अध्ययन भी बालकों को कराया जाता था। बौद्ध शिक्षा में वैशेषीकरण का प्रचलन था, अर्थात जो स्पेशलाइज्ड टीचर होता था, स्पेशलाइज्ड शिक्षक होता था, वह विद्यार्थियों को किसी एक विषय में स्पेशलाइजेशन प्रदान करता था, अर्थात किसी एक विषय में विशेषज्ञता प्रदान करता था। परंतु विषय का जो चुनाव होता था वह विद्यार्थी या छात्र अपनी योग्यता और अपनी रुचि के अनुसार किया करते थे। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ साथ आप इस वीडियो पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो उसको आप हम तक पहुँचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। आपके बहुमूल्य सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से प्ले लिस्ट में जाकर के सर्च करके देख पाएँ, ढूंढ के देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ सब्सक्राइब लिखा है प्रिय विद्यार्थियों उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार बना है, इधर लाल है, रेड है, तो उसको प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस में से, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोस आएंगे उसकी सूचना, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। अगले क्लास में बौद्ध शिक्षा प्रणाली से संबंधित कुछ अन्य विशेषताओं को लेकर के हम आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।